जय हिंद दोस्तों। देखिए, अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो रिसेंटली जो यूपीएससी का मेंस एग्जाम हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं। डेली एक यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने जीएस 1 कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है अब जीएस 2 का। आज हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। तो देखिए, जो क्वेश्चन है वो मेनली आपसे क्या पूछ रहा है कि जो हमारा लोकल अदालत है और जो एर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स है इसके बीच में क्या अंतर है, ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। और ये आपको बताना है 150 वर्ड्स में, आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे जैसे भी हमारा पैटर्न चल रहा है, डेली 1 आंसर राइटिंग मेंस प्रैक्टिस का। तो देखिए, अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब खासकर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें आपका जो मेंस आंसर राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं, लिमिटेड टाइम में लिखने होते हैं और चैलेंज यही निकल के आता है कि आपको इफेक्टिव आंसर कैसे लिखना है। जैसे अगर हम जीएस 1 और जीएस 2 के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसमें क्या है, 20-20 क्वेश्चन दोनों में पूछे गए। तो जिसमें 1 से लेकर जो 10 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 10 मार्क्स के लिए, और जो कि आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखना है। फिर 11 से लेकर के हम 20 तक के क्वेश्चंस की बात करें वो लिखना है, वो पूछा गया 15 मार्क्स का, जो कि लिखना है आपको 250 वर्ड्स में। तो क्वेश्चन के आंसर की अगर आप लेंथ की बात करें और अगर आप टाइम पीरियड की देखें तो टाइम आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 3 आवर का। 3 घंटे में आपको ये आंसर कंप्लीट करने होते हैं। अगर आप इसका अगर आप एस्टिमेटेड इवोल्यूशंस निकालोगे तो आपके पास एक आंसर कंप्लीट लिखने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट्स का टाइम मिलता है। तब जाकर के आपको क्या इन 7 मिनट के अंदर में एक इफेक्टिव आंसर लिखना होता है। तो ये सब डेवलप करता है हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत से बच्चे के मन में ये सवाल आता है कि हमें आंसर राइटिंग कब से प्रिपरेशन का स्टार्ट करनी चाहिए, क्या यूपीएससी की एग्जाम जैसे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दें? नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप बेसिक से स्टार्ट करो, यानी कि जब आप एनसीईआरटी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है तब आपको आंसर मेंस यानी कि मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। उस टाइम पे जो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए वो एनसीईआरटी बेस पे होनी चाहिए। जब आप एनसीईआरटी से मूव करते हो स्टैंडर्ड बुक के साइड, तब आपकी जो आंसर प्रैक्टिस है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपको मिनिमम एक दिन में 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। एक करना है जीएस 1 के लिए और दूसरा करना है आपको ऑप्शनल के लिए। अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको आंसर राइटिंग इग्नोर नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आपको लगता है कि और भी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपको ओपन मिल जाएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा जो भी डिस्कशन पैटर्न चल रहा है, वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो देखिए, ये यहाँ पे भी आपको क्या क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसमें जो हम मेन जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें हम किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो लोक अदालत है और जो एर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स है वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। वो किस तरीके से काम करते हैं या उनका क्या काम होता है, उनका फंक्शन कैसा होता है उस पर डिस्कस करेंगे। किस टाइप के केसेस को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि सिविल केस को, क्रिमिनल केस को, इस पर डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स क्या है उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे और कुछ जो डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन पॉइंट्स पे हमारा क्या चलेगा, आंसर चलेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लोक अदालत, जिसे हम पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। अगर हम लोक अदालत की बात करते हैं तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, एस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के द्वारा 1987 में। इसका मेन पर्पस क्या था कि इसको कम इफेक्टिव तरीके से, यानी कि कम लागत में, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड के द्वारा क्या करना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट है उसको सेटल करना है और लोगों तक में क्या है, मतलब स्पीडी तरीके से, तेजी से जो भी डिस्ट्रीब्यूट है उसको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, सेटल करना था। इसका मेन पर्पस था। अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं, किस
प्रवृत्ति का होता है, तो इसमें आपको जैसे वॉलेंट्री, पार्टिसिपेटरी और इनफॉर्मल आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो मेन फोकस होता है यानी कि कॉम्प्रोमाइज पे, और जो भी पार्टीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको क्या कराना, सुलह करवाना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व करवाना, इनका मेन काम होता है। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, डायरेक्ट आपको एम लक्ष्मीकांत के बुक के अंदर में देखने को मिल जाएगा। तो जीएस 2 के लिए ना एम लक्ष्मीकांत की बुक काफी ज्यादा क्या मानी जाती है, इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो अगर आपको जैसे मार्केट में भी 7th एडिशन चल रहा है, बहुतों के माइंड में होता है कि हम 6th एडिशन फॉलो करें, 7th एडिशन फॉलो करें, तो अभी आप लेटेस्ट 7th एडिशन बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास 6th स्टैंडर्ड की बुक है तो कोई बात नहीं, आप 6th स्टैंडर्ड की बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत के ही बुक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए अगर हम इसके जुडिक्शंस की बात करते हैं, जुडिक्शंस का मतलब होता है कार्य क्षेत्र, कि उनका जो क्षेत्र अधिकार होता है, किस किस एरिया में उनके पास क्या क्या पावर देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम सिविल केस की बात करते हैं तो इनके पास ये अधिकार रहता है कि वो सिविल केस जिसमें जो इंक्लूडिंग होती है, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये जो मनी रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, इसके रिगार्डिंग में अगर कोई केस चल रहा है, तो या अगर हम मैरिज को लेकर के बात करते, कोई विवाद चल रहा है, तो उसमें वो क्या कर सकता है, जजमेंट दे सकता है, फैसला सुना सकता है, या केस में जो हियरिंग है वो कर सकता है। इसका पावर इनके पास देखने को मिल जाता है। क्रिमिनल केस की बात करते हैं तो इसके रिगार्डिंग में भी लोक अदालत के पास पावर रहता है, लेकिन कुछ कंपाउंडेबल ऑफेंस रहते हैं, जैसे जो माइनर क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, और उसको वो क्या कर सकते हैं, सेटल्ड कर सकते हैं। यानी कि जो उनके पास जो क्रिमिनल केसेस का जो क्षेत्र अधिकार होता है, केवल वे संहिता योग्य जो अपराध होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे अपराध होते हैं जिससे वो निपटाया जा सकता है, उसने में ही देखने को मिलेगा। बड़े लेवल पे क्रिमिनल केस का राइट्स इनके पास भी नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट की बात करते हैं, जो इन्हें पावर कहाँ से मिलता है, संविधान के किस आर्टिकल से मिलता है, तो ये इन्हें मिलता है आर्टिकल 39A से, जो कि किसके बारे में बात करता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। तो वहां से लोकल अदालत को क्या मिलता है, पावर मिलता है काम करने का। तो बाइंडिंग नेचर की बात करते हैं, यानी कि जो बाध्यकारी प्रवृत्ति है, तो इसका काम होता है सेटलमेंट कराना, जो भी फाइनेंशियल इशू है, जो डिस्ट्रीब्यूट है, इन्फोर्सेबल, और इसे किसी भी जगह पे अप्लाइड, यानी कि इसे किसी जगह पे चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएगा किसमें, लोक अदालत में। उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। इसकी जो स्थापना की गई थी, यानी कि इसकी जो एस्टेब्लिश हुई थी, वो किसके तहत हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1966 के तहत हुई थी। इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था, जो भी डिस्ट्रीब्यूट्स है प्राइवेटली हो या अपॉइंटिंग एब्रिट्रेटर्स के रिगार्डिंग में है, उसको क्या करना, रिजॉल्व करना था, उसको सॉल्व आउट करना था। ये आपको किस नेचर में देखने को मिल जाएगा, ये आपको एक फॉर्मल नेचर में आपको देखने को मिल जाएगा, विद एब्रिट्रेटर एक्टिंग लाइक अ जजेस की तरह आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि जहां ये क्या करते हैं, न्यायाधीश की तरीके से, एक जज की तरीके से ये क्या करते हैं, काम करते हैं। कैन बी वॉलेंट्री और मैंडेटरी आपको देखने को मिल जाएगा, और किसके बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे, यानी कि स्वैच्छिक और अनिवार्य हो सकते हैं, जैसा किसके बेसिस पे, अनुबंधों के आधार पर। उसके बाद अगर हम जो डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो सिविल केस ये सुन सकते हैं, जो भी सिविल केस के रिगार्डिंग में होता है, जैसे बिजनेस के रिगार्डिंग में हो गया, या कॉमर्शियल हो गया, या कॉन्ट्रैक्ट जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके रिगार्डिंग में। क्रिमिनल केसेस के रिगार्डिंग में इनके पास पावर नहीं होता है, तो यहाँ पे वो थोड़े से लोक अदालत से अलग हो जाते हैं, लेकिन किसी भी क्रिमिनल केस के साथ ये डील नहीं कर सकते हैं। बाइंडिंग नेचर की बात करते हैं, जो एब्रिस्ट्रेशंस होते हैं वो अवॉर्ड्स आर इनफोर्सेबल इन कोर्ट बट कैन बी चैलेंज ऑन सर्टेन ग्राउंड। मतलब इसका क्या है कि अगर हम एब्रिस्ट्रेशंस अवार्ड की बात करते हैं, अदालत में लागू होते हैं, लेकिन कुछ शर्तों पर ही इन्हें क्या है, चुनौती दी जा सकती है। तो ये कुछ आपसे डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। और क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि लोक अदालत और एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में क्या डिफरेंसेस है, आपको बताना था उसके पावर के बेस पे, फंक्शन के बेस पे, और उनमें क्या डिफरेंसेस है और वो क्या है। क्वेश्चन यही पूछा था, इसलिए हमने इतने ही पॉइंट इसमें रखे हैं। आपको लगता है कि नहीं और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते थे, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।